गुलजार निर्देशित फिल्म माचिस से अपने करियर की शुरुआत करने वाले अभिनेता जिम्मी शेरगिल को असली सफलता फिल्म मोहब्बतें से मिली थी। उसके बाद अपनी अपने प्रतिभा के बल पर जिम्मी ने हिंदी के साथ ही पंजाबी फिल्मों में भी बेहतरीन फिल्मों को चयन कर अलग अलग जगह बनाई। मोहब्बतें के बाद हासिल, मुन्ना भाई MBBS, तन्वीर मनु और मुक्केबाज से हर फिल्म में उनके अभिनय की जबरदस्त तारीफ हुई। इन दोनों वह श्रवण कुमार निर्देशित फिल्म आजम को लेकर चर्चा में है। 19 मई को प्रदर्शित होने अपराध जगत की पड़ते उधेड़ती फिल्म आजम में अभिनेता जिम्मी शेरगिल एक नया और अनोखा अंदाज देखने को मिलेगा। जिम्मी शेरगिल जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मज़ा आया है। अलग अलग तरीके के काम किए, अलग अलग तरीके के किरदार किए हैं और इतने ही और ज़्यादा किरदार और इतनी ही अलग अलग फिल्में और करने की तमन्ना है और मज़ा आया है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में भी कुछ मज़ेदार काम करने को मिलेगा। टर्निंग पॉइंट्स किसे मानते हैं आप करियर में? टर्निंग पॉइंट्स तो मेरी शुरुआत माचिस के साथ हुई थी, फिर 2-3 सालों का गैप आया, 4 सालों का, फिर मोहब्बतें आई, वहाँ से चीज़ें जो हैं वो बदलनी शुरू हुई। फिर कुछ 1-2 साल मैंने लगातार बहुत सारी रोमांटिक और उस टाइप की फिल्में की, सब कुछ किया और मैंने रियलाइज़ किया कि यार ये थोड़ा सा कुछ अलग करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कब तक चलेगा कि बस नाच रहे हैं, गा रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, लवर बॉय टाइप। कुछ अलग करना चाहिए। तो फिर मुन्ना भाई जैसी फिल्में, हासिल जैसी फिल्में, वेडनेसडे जैसी फिल्में, तन्नू मन्नू जैसी फिल्में, साहिब बीवी गैंगस्टर जैसी फिल्में, टाइम टू टाइम कुछ अलग करने की कोशिश। तो ये जो फिल्मों के मैं नाम ले रहा हूँ, ये कुछ ऐसी फिल्में थी जो उस टाइम पे की, जो लोगों को पसंद आई, चली, आज तक लोग उनकी बातें करते हैं। और ऐसी ही कई और भी फिल्में जो हैं वो की एक्सपेरिमेंटल तौर पे, जो शायद नहीं चली और नहीं लोगों को समझ में आई। तो कहीं ना कहीं एज एन एक्टर कुछ अलग अलग रोल्स, कुछ अलग अलग टाइप के किरदार जो हैं वो करने की कोशिश की और उस समय बहुत लोगों ने कहा कि यार अच्छा खासा सब कुछ लवर बॉय में और उसमें चल रहा है, तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम ये नया नया करने की कोशिश कर रहे हो, किसी में तुम सपोर्टिंग रोल करना शुरू कर रहे हो, अच्छा वाला तुम लीडिंग रोल कर रहे थे, ये था वो था। तो खुद को भी उस टाइम पे कभी कभी रात को आदमी सोचने लग जाता था कि यार ये मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। मगर आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने वो डिसीजन दिया कुछ अलग करने के लिए। आपको नहीं तो जितने प्रयोग आपने किए हैं अपने करियर में उतने कोई कलाकार नहीं करता। कोशिश यही थी कुछ अलग करने की, कोशिश यही थी कि अपने आप को एक अलग किरदार में इंसान देखे, फिर कुछ और भी करे। तो जैसे एक मुन्ना भाई आई तो लोगों को अचानक से लगा कि अरे यार ये तो इंटेंस रोल भी कर लेता है। फिर अचानक से एक वेडनेसडे आई तो लोगों को लगा कि अरे ये तो एंग्री टाइप के रोल भी कर लेता है। फिर तन्नू मन्नू आई तो कुछ और लोगों को लगा कि अरे ये तो कुछ अलग टाइप की, कुछ सीरियसनेस में भी ये कुछ कॉमेडी लेके आ जाता है। दूसरी चीज़, तन्नू मन्नू वैसे आपने करके एक सिनेमा को नई दिशा दे दी, दिशा की देहाती सिनेमा चाहिए। जी हाँ, वो तो खैर चलिए राइटर और डायरेक्टर और उन सब का जो है वो उसमें रोल होता है। लेकिन हाँ, मैंने, या आप ऐसे कह सकते हैं कि वो चीज़ें मेरे पास आईं और मैंने की, मैंने ना नहीं बोली, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि मुझे ऐसी एक्सपेरिमेंटल चीज़ें अच्छी लगती हैं तो जब भी ये मेरे पास आती हैं मैं इमीडिएटली उसके लिए हाँ बोलती हूँ। एक चीज़ और हुई, आपने हिंदी में भी अभिनय किया, पंजाबी फिल्मों में भी अभिनय किया, लेकिन आपने 2011 से 2013 के बीच करीबन 5 फिल्में प्रोड्यूस की, उसके बाद प्रोड्यूसन बंद कर दिया। ये क्या हुआ, क्यों हुआ? तो ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि प्रोडक्शन जो है एक फुल टाइम जॉब है। अब मैं एक तरफ से मेरी हेल्थ की कुछ प्रॉब्लम्स थी उस टाइम पे, एक तरफ से मेरी कमिटमेंट्स थी हिंदी में, सब कुछ था, और ऐसे वक्त पे मैंने प्रोडक्शन स्टार्ट किया जबकि मुझे कुछ टाइम निकालना चाहिए और वहाँ पे होना चाहिए, जो टाइम मैं नहीं दे पाया। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं था, तो इसलिए मैंने उसको पॉज किया। मगर ऐसा नहीं है कि मैं आगे जाके प्रोड्यूस नहीं करूँगा। मैं कुछ कहानियों पे काम चल रहा है, मैं ज़रूर प्रोड्यूस करूँगा और उसके लिए मैं पूरा टाइम निकालूँगा।
भले मैं उसमें एक्टिंग कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। शायद मैं किसी और के साथ उसे बनाऊँ या जो भी है। मगर अगर उन कहानियों में से कोई भी कहानी जो है वो फाइनली मैं प्रोड्यूस करता हूँ तो मैं उसे पूरा टाइम दूँगा इस बार। लेकिन आपने पंजाबी में बनाई जो भी फिल्म मैंने बहुत बेहतरीन और अलग हटके बनाई, क्या वो विषयों ने आपको प्रोड्यूसर बनने के लिए मजबूर किया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप कहानी के हिसाब से चीज़ों को करते हैं। जब मैंने पंजाबी फ़िल्में करनी शुरू की थी तो मुझे ऐसा लगा था कि मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं एक पंजाबी हूँ, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि पंजाबी सिनेमा को मैं अपनी तरफ से जितना भी प्यार दे सकूँ, जितना भी बढ़ावा दे सकूँ, मैं देने की कोशिश करूँ, जो मैंने करने की कोशिश की। एक टाइम ऐसा था कि मैं शूटिंग एक फ़िल्म की 40 दिन 45 दिन करता था और उसके बाद जब फ़िल्म कंप्लीट हो जाती थी तो उसके लिए मैं अपने 3-4 महीने निकाल के रखता था सिर्फ प्रमोशन के लिए, क्योंकि उस टाइम पे ना फेसबुक था, ना ये ट्विटर, ना इंस्टाग्राम, कुछ नहीं था। उस टाइम पे फेसबुक बहुत शुरू हुआ था और उस दौरान क्या हम लोग करते थे कि मतलब ऑलमोस्ट यहाँ से अपनी खुद की टिकट लेके आप कनाडा जा रहे हो, उधर जा रहे हो और दिन रात आप लगे हुए हो, लोगों से फेवर ले रहे हो, रेडियो वालों से ले रहे हो कि इस पे ऐसे जाके ऐसे बोलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। हम लोग हर जगह पे कॉन्टैक्ट्स निकाल के सब कुछ कर के फ़िल्मों को जाके प्रमोट करते थे। ये कहते थे कि हमारी फ़िल्में, हमारी पंजाबी फ़िल्में भी किसी हिंदी फ़िल्म से कम नहीं है, हम लोग बड़े लेवल पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप प्लीज़ जाइए देखिए। ऐसा करते कुछ 2009-2010 में कुछ कमाल के रिकॉर्ड टूटे बॉक्स ऑफिस के पंजाबी फ़िल्मों, जहाँ से फिर पंजाबी सिनेमा की शुरुआत हुई। और मैं हमेशा कहता था कि मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो जैसे कर रहा हूँ वैसे ही करता रहूँगा। कुछ अच्छी फ़िल्म आएगी, साल में 1 फ़िल्म करूँगा, कुछ ज़्यादा अच्छी फ़िल्में आ गई, साल में 2 कर लूँगा। बट यहाँ के लोकल सुपरस्टार्स और सब कुछ होना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि साउथ में है, सब कुछ है। तो मेरा सपना था वो, और वो 2010 के आसपास पूरा हो गया। और उसके बाद 2011 से समथिंग बहुत सारे वहाँ के लोकल एक्टर्स, सिंगर्स जो हैं, जो स्टार्स बने और सारा कुछ हुआ, जिससे कि मुझे ऐसा लगा कि जो मेरा सपना था वो पूरा हो गया। आज भी मैं करता रहता हूँ पंजाबी फिल्में, बट एक एक्सपेरिमेंटल लेवल पे करता हूँ। और अब जो है विषय बेस, जैसे आप बोल रहे थे, उन चीज़ों को लेके करता हूँ। तो इन चीज़ों को करते रहना पड़ेगा, जरूरी भी है, ताकि कुछ अलग, कुछ कहानियाँ जो हैं, अलग अलग कहानियाँ आनी शुरू हों, वरना वही सेम कॉमेडी टाइप का जो है वो मामला चलता रह जाता है, जिसका कहीं ना कहीं जो है सिनेमा के लिए बहुत ज़्यादा वो नहीं होता। लेकिन आपको नहीं लगता कि पंजाबी में फिल्में ही नहीं, वहाँ की जो म्यूजिक है वो भी इस कदर आगे बढ़ चुका है कि हिंदी फिल्म वालों को हर पंजाबी अपनी फिल्म में पंजाबी गीत डालना एक मजबूरी सी हो गई है? पंजाबी गीत तो बहुत ज़माने से हमेशा चला करते थे। शंकर की सारी फिल्में आप देख लीजिए, उसमें पंजाबी गीत हुआ करते थे। बहुत सारी ऐसी हिंदी फिल्में उसमें एक पंजाबी गाना तो होना ही था। तो पंजाबी संगीत जो है वो बहुत बड़े लेवल का है, इतना अच्छा सब कुछ चल रहा है। अभी दिलजीत जो है वो कोचेला में जाके उन्होंने परफॉर्म किया। तो पंजाबी म्यूज़िक आज से नहीं, इतने टाइम से जो है वो रहा है। नहीं, संदर्भ ये है कि बॉलीवुड का संगीत दब गया है, लेकिन पंजाबी संगीत दबा नहीं। क्या खास बात आपको लग रही है पंजाबी संगीत में? और पंजाबी संगीत में जो मुझे लगता है वो ये है, कहीं सिर्फ एक तो थोड़ी सी मिट्टी वो आती है, और दूसरा ये है कि हल्का सा ये भी है कि थोड़ा रिलेट कर पाते हैं लोग उससे। एक थोड़ा माहौल खुशी का होता है और सब कुछ होता है, तो ज़्यादातर और एक मेलोडी और ये सब चीज़ें जो हैं, सब चीज़ों में थोड़ा सा सदियों से पंजाबियों का, चाहे फोक म्यूज़िक हो, चाहे कुछ हो, वो उसका स्तर जो है वो काफ़ी ऊंचा ही रहा है। आजम करने के बजाय महादेव परिवर्तनात्मक फिल्म करना है या कुछ और वजह रही? आजम फिल्म का, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये फिल्म जो है ऑलमोस्ट मेरे हाथ से चली गई थी। मेरे मैनेजर ने बोला कि जैसे वो बताते हैं, अपडेट करते हैं आपको कि भाई ये फिल्म आई है, ये हुआ है, इस तरीके से ये है, और एक ये ऑफ़र आई है जो कि एक रात की कहानी है। मैंने नेक्स्ट आगे बताओ। ये उसको पता था कि ये नाइट शूटिंग नहीं करते हैं, तो 40 रातें 35 रातें करना मतलब आदमी भूत बन जाता है। मैंने बहुत की ऐसी फिल्में, फिर मैंने कान को हाथ लगाया, मैंने कहा ये नाइट शूटिंग नहीं, सब कुछ बदल जाता है आदमी का पूरा
साइकिल खराब हो जाता है पूरा। तो फिर टाइम निकल गया, फिर मैं स्क्रिप्ट जो है पढ़ने का शौक़ है मुझे, काफ़ी स्क्रिप्टें पढ़ी रहती हैं। लेकिन एक दिन मैं देख रहा था कि मैं क्या पढ़ूँ आज, तो उसमें से एक हिंदी की स्क्रिप्ट निकली, एकदम हिंदी में लिखी हुई। अच्छा। तो मैंने कहा आज ये पढ़ते हैं, और मैंने पढ़ना शुरू किया और मैं उसको नीचे रख ही नहीं पाया, इंटरवल का भी ब्रेक नहीं मैंने लिया, मैं एक बार में पढ़ी और काफ़ी डिटेल्ड स्क्रिप्ट थी वो। इमीडिएटली पढ़ने के बाद मैंने अपने मैनेजर को फ़ोन किया, मैंने कहा ये सो एंड सो करके एक स्क्रिप्ट है ये, तो उसने बोला क्या है उसमें, क्या लिखा हुआ है, मैंने बोला ये टाइटल है ये, उसने बोला अरे अच्छा ये तो वो है जिसको हमने ना बोल दी थी, वो नाइट की एक रात की कहानी एंड ऑल दैट व्हाटएवर। मैंने कहा बॉस इनको फ़ोन लगाओ और इनको बोलो हम करेंगे नाइट, क्योंकि ये फिल्म हमने करनी ही करनी है, और अगर बाय चांस वो किसी और को कास्ट कर चुके हैं तो उनको ये बोल देना कि कोई भी छोटा किरदार हो 3-4 रात का तो हम करेंगे, बिकॉज वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रेट स्क्रिप्ट। तो लकीली बस अगले दिन उनका रिस्पॉन्स आ गया था कि नहीं अभी हमने कास्ट नहीं किया है उसके लिए, और हमने इमीडिएटली वो किया और फिर करी नाइट की शूटिंग करी, कैसे भी कर आके करी, क्योंकि हम ऐसी अच्छी स्क्रिप्ट को जाने नहीं देना चाहते थे। और ये मेरे हिसाब से एक ऐसी फिल्म है जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं डेंट ज़रूर मारेगी। तो इस स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद ऐसी क्या खास बात है जिसने आपको अंदर से उद्वेलित किया? कहानी को लिखने का तरीका, स्क्रीन प्ले कमाल का स्क्रीन। क्या है क्या फिल्म ये? अंडरवर्ल्ड की कहानी है ये, लोग जानते हैं। देखिए वो आपका देखने का नज़रिया है, किस तरीके से कर रहे हैं। मुझसे आप पूछेंगे जो इस फिल्म में काम कर चुका है, जो जुड़ा हुआ है इस कहानी के साथ, क्योंकि उसको कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आई, सिर्फ मुझे नहीं पसंद आई, हर इंसान जिसने भी पढ़ी है उसको उतनी पसंद आई है। और ये कहानी एक्चुअली एक रात की है, मुंबई सिटी में, मुंबई शहर की एक रात, जब कुछ ऐसे अजीबोगरीब हादसे होने शुरू होते हैं जो अंडरवर्ल्ड से लेके पॉलिटिकल सिस्टम से लेके पुलिस फोर्स से लेके सबको हिला के रख देते हैं कि ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है और कौन कर रहा है। और जो आम जनता है उसको पता भी नहीं होता है अगले सुबह कि ये सब घटनाएं जो है रात को घटी हैं। एक रात में इतनी घटनाओं का घट जाना, वो है इस फिल्म की कहानी। अब उसमें ये है कि उसमें एक वर्ल्ड का भी बैकड्रॉप है, उसमें एक इसका भी बैकड्रॉप है, उसमें एक पॉलिटिकल बैकड्रॉप भी है। ये सब चीज़ें जो है आपको कहानी में देखने को मिलेगी। इसमें है मर्दों की कहानी, लेकिन मेरा वादा है कि औरतों को भी उतनी ही पसंद आएगी ये कहानी, मज़ा आएगा। बहुत साफ़ सुथरी फिल्म, देखेंगे जाके तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। आपका अपना किरदार क्या है? मेरा भी एक किरदार है जो कहानी से जुड़ा हुआ है। 19 तारीख में ज़्यादा दिन तो है नहीं, अभी देख लीजिए, बट जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं वही अंडरवर्ल्ड और उन सब चीज़ों से। कहीं मैंने सुना इसमें कुछ वारिस का झगड़ा भी है। जी हाँ, बिल्कुल जनरेशन का है। जैसे कि आप देखेंगे बड़े जो दिग्गज वेटरन एक्टर हैं, रज़ा मुराद जी से लेके गोविंद नामदेव जी, अली भाई, सारे के सारे ये उस जनरेशन ऑफ क्राइम के सब दिग्गज। और इनका क्या तरीका होता था फंक्शन करने का, और फिर जो आज की जनरेशन जो अभी उस कुर्सी पे जाने वाली है, उनका क्या तरीका है चीज़ों को करने का, ये एक डिफरेंस आपको उसमें देखने को मिलेगा। तो इस कैरेक्टर के अलग से कुछ तैयारी करने की आपको जरूरत पड़ी? नहीं, आई थिंक डायरेक्टर की इतनी डिटेलिंग थी कि मुझे ऐसा कुछ स्पेशल नहीं। और मैं जैसा आपको बताया कि ये डायरेक्टर की फिल्म है, उनका स्क्रीन प्ले है उन्हीं का। हम लोग तो ऑलमोस्ट हर सीन तो नहीं कह सकते, बहुत सारे ऐसे सीन्स हुआ करते थे जिसमें हम जाते थे डायरेक्टर के पास, हम कहते थे कि इससे पहले वो वाला हादसा हो चुका है क्या, तो वो बताते नहीं इससे पहले अभी नहीं हुआ, इसके बाद उसकी प्लानिंग हुई, तो फिर उसके हिसाब से आपको उस सीन को परफॉर्म करना पड़ता था। तो ये छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं। कोई आदमी चल रहा था, कोई सीन हो रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसने चलते चलते वापस मुड़ के क्यों देखा था, वो आपको बाद में पता लगता है अच्छा इसलिए ये आदमी अरे यार। इस टाइप की डिटेलिंग है जो सिर्फ डायरेक्टर जानता है, क्योंकि उसी ने लिखी है
और उसी को पता है कि क्या चीज़ है, और वो माइन्यूट चीज़ें किस सकल तरीके से बोल के आदमी निकलता है, वो सवाल तो देखिए। आपने गुलजार से लेकर के तमाम दिग्गज रामपाल वर्मा हों या अनुराग कश्यप सबके साथ काम किया, तो अब श्रवण तिवारी के साथ करने में क्या फ़र्क महसूस किया आपने? अरे बाप रे, बहुत गजब का डायरेक्टर है और बहुत गजब का राइटर है। मेरा एक्सपीरियंस तो सिर्फ इस फिल्म को लेके रहा है, और इन्होंने एक शो बनाया है के मेनन के साथ, मुर्शिद करके, उसके कुछ शूटिंग करते करते मैंने विजुअल्स देखे। कमाल, मतलब ये डायरेक्टर जो है एक कमाल है, इसका कुछ अलग तरीका है काम करने का, और इसको क्राफ्ट पता है, इसको सिनेमा पता है। मुझे लग रहा है कि जो कि बहुत हद तक आप ये कह सकते हैं कि ट्रेलर में लोगों को नज़र आ रहा है और वो बोल रहे हैं कि यार ये तो जाके देखनी है पिक्चर, ये है वो है, और अगर जब आप पूरी फिल्म देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जी, मुझे किसी भी कैरेक्टर को प्ले करने के लिए कलाकार के पास दो साधन होते हैं, एक तो उसके रियल ज़िंदगी के अनुभव और दूसरा होता है उसकी अपनी कल्पना शक्ति। आप किस चीज़ का सबसे ज़्यादा उपयोग करते मैं हैं? हर चीज़ का मिक्स करता हूँ, मगर सबसे ज़्यादा मैं डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता हूँ हर फिल्म में, क्योंकि अगर मैं हर फिल्म को अपने तरीके से करने लग जाऊँगा तो मैं हर फिल्म में अपने जैसे ही। मगर कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं जहाँ लोगों को एक पर्टिकुलर आपकी इमेज जो है उसी को लेके चलना, हालांकि ये फिल्म वैसी नहीं है। मगर बहुत सारी ऐसी फिल्मों की ऑफ़र आपके पास आती है, अरे नहीं नहीं वो सर वो वही थोड़ा सा फ्लेवर रखो। अगर आप अपनी तरफ से वो आपको चेंज करने की भी कोशिश कर रहे होते हो तो वो बोलते कि नहीं नहीं अरे इसको वही हमको चाहिए। तो एक टाइप कास्टिंग का तो चक्कर यहाँ पे रहता है, बट आई एम ग्लैड कि इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ अलग है। आपने अभी जिक्र किया था पब्लिसिटी का, फिल्म के प्रचार के पहले आप क्या क्या कर रहे थे, अब सोशल मीडिया के आने के बाद कितना आसान हो गया और उसका इफेक्ट कितना सही आ रहा है या गलत आ रहा है? देखिए जी, किस चीज़ का प्रचार कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, और मेन चीज़ ये है कि आप चीज़ों को लेके थोड़ी आसानी तो हो गई है। एक प्रेस ऑफ अ बटन पे आप लाखों लोगों के पास अपनी चीज़ भेज देते हैं, मगर ज़रूरी तो नहीं है कि वो लाखों लोगों को आपकी चीज़ पसंद आए। अगर वो पसंद आने लायक होगी तो ज़रूर है, वो लायक भी होनी चाहिए। करेक्ट। आप समझ। इसके बाद क्या कर रहे हैं? इसके बाद एक फिल्म अभी कंप्लीट की है नीरज पांडे जी के साथ, विजय देवगन है उसमें, तब्बू है, वो औरों में क्या दम था, औरों में कहाँ दम था, वो है फिल्म नीरज पांडे जी के साथ। और एक फिल्म आनंद राय प्रोडक्शंस में है हसीन दिलरुबा 2। ये दो फिल्में अभी कंप्लीट की हैं मैंने, जब भी रिलीज़ होंगी तो उसके बारे में बात करेंगे। जी, मुझे फिल्म संगम चैनल से बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।